जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित लिखी थी। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित लिखी थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अश्वघोष। अश्वघोष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष ने बुद्धचरित नामक महाकाव्य की रचना की थी। यह संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य है जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अश्वघोष बौद्ध साहित्यकार और कवि थे तथा उन्हें संस्कृत का प्रथम महाकाव्यकार भी माना जाता है। बाकी विकल्पों की बात है तो नागार्जुन महायान बौद्ध दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। वसुमित्र की बात करें तो बौद्ध सभा चौथी बौद्ध संगति से संबंधित थे। और चरक की बात करें तो ये तो आयुर्वेद के महान चिकित्सक चरक संहिता के रचयिता थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। भारत में 25 जून 1975 को, कब तो 25 जून 1975 को 75 से 21 मार्च 1977 तक आपातकालीन लागू रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर की थी। यह भी पूछ लेता एग्जाम में कि कौन राष्ट्रपति थे। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादास्पद काल माना जाता है। आपातकाल की अवधि जो थी 21 महीने की होती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद आंतरिक आपातकाल लगाने की शर्तें और कठिन बनाई गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस वर्ष एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1966 में। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। वर्तमान में 2025 तक एडीबी में 68 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका संस्थापक सदस्यों में शामिल है। एडीबी का मुख्य उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। एडीबी के पहले अध्यक्ष ताकेशी वतनबे थे जो कि जापान के थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रणधीर सिंह वर्मा थे। वर्तमान अध्यक्ष जो इसके हैं अरुण कुमार मिश्रा जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कृषि और पशुपालन के संगठन का उल्लेख है। इसमें विशेष रूप से गौवंश जैसे गाय, बैल, बछड़े एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और वैज्ञानिक कृषि व पशुपालन को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है। आपसे पूछा है कि इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस को। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे और उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई की स्थापना की थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी, जिसमें औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया। महालनोबिस मॉडल भारत की योजना प्रणाली की नींव बना। अब चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित सांसदों और विधायकों को दल बदल बनाने से रोकना है। इसके तहत यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, केवल 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम का उसके बाद है 52 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, फिर उत्तराखंड का 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, झारखंड का 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को पूसा संस्थान भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1905 में बिहार के पूसा समस्तीपुर में हुई थी। बाद में 1936 में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। चलिए प्रमुख संस्थान और उसके वो कहाँ स्थित है, अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित यह आपको बताते हैं। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो मुंबई में स्थित है। परमाणु अनुसंधान है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान है, इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO या रक्षा अनुसंधान संस्थान है और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है या उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। गणित एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान है या राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। भौतिकी अनुसंधान है यार, ये सभी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 में। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTA एक्ट संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया। यह अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ। इस कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जहां शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस संस्थान पर स्थित है। आपसे पूछा है कि गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरी में जो है वह गोवर्धन मठ यहां पर स्थित है। गोवर्धन मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। 8वीं शताब्दी में की थी या उड़ीसा के पुरी जगन्नाथपुरी में स्थित है। शंकराचार्य ने 4 धाम मठ स्थापित किए थे। गोवर्धन मठ जो कि पुरी पूर्व में है। सिंगेरी मठ जो है कर्नाटक दक्षिण में है। द्वारका शारदा मठ गुजरात में जो कि पश्चिम में है। ज्योति मठ या ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। आपसे पूछा कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसान कन्या। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। यह फिल्म 1937 में बनाई गई थी। निर्देशक थे अर्देशीर ईरानी जिन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा भी बनाई थी। इस फिल्म में सिने कलर तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अन्य विकल्पों की बात छोटा चेतन जो है भारत की पहली 3D फिल्म थी जो कि 1984 में आई। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो कि 1931 में आई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। आपसे पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो
हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा की गई थी। इसे पहली बार 1965 में प्रदान किया गया। पहले विजेता था मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि जी शंकर कुरु। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता है। अब तक इसे हिंदी, बांग्ला, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु आदि भाषाओं के लेखकों को दिया जा चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद का विश्वास समाप्त हो जाए, ऐसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। अन्य विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु संसद की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 302 संसद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह प्रथम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। इसे पूर्वी गंगा वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसकी आकृति विशाल रथ जैसी है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1984 के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में कोणार्क का सूर्य मंदिर, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी जो विकल्प में दिए शामिल हैं, लेकिन मांडू धार जिला मध्य प्रदेश के स्मारक अभी तक यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है या 1984 में, कब 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। आगरा का किला जो है या 1983 में शामिल हुआ था, 1983 में शामिल हुआ था। और फतेहपुर सीकरी जो है या 1986 में शामिल हुआ था यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत लगभग कितना था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग हाल ही में पढ़े भी हैं, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65.46% है महिलाओं का साक्षरता दर। महत्वपूर्ण अगर आपको बताएं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितना है, तो भारत की कुल साक्षरता दर जो है वह है आपका 82.14%। 82.14% भारत की कुल साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है वह है 82 पुरुष साक्षरता दर है जो 82.14% है। ध्यान रखिए कुल जो है वह आपका है 74.04%। गलत हो गया था, 74.04% कुल भारत का साक्षरता दर, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14 है और महिलाओं का है 65.46%। ध्यान रखिएगा, जिसमें केरल राज्य का सबसे अधिक साक्षरता दर है और बिहार का सबसे कम साक्षरता दर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? आपसे पूछा कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान चुना गया। इस योजना का आधार पीसी महालनोबिस मॉडल था। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के संतुलित विकास पर बल दिया गया। भारी उद्योगों में विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जापान पर गिराए गए परमाणु बम के नाम थे। आपसे पूछा कि जापान पर गिराए गए परमाणु बम के नाम क्या थे? बताइए क्या हो जाएगा। तो जापान पर जो गिराए गए परमाणु बम थे उसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया था। लिटिल बॉय जो गिराया था वह 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर यह बम गिरा था। हिरोशिमा पर यह बम गिरा था। फैटमैन जो गिरा था यह 9 अगस्त 1945 को, कब 9 अगस्त 1945 को यह बम गिरा था। यह कहाँ गिरा था? जो नागासाकी पर गिरा था।
नागासाकी पर गया था। इन हमलों के कारण जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का द्वीप है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के अंतर्गत आते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है जिसमें लगभग 17,000 से अधिक द्वीप है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिसका एक भाग इंडोनेशिया में और बाकी मलेशिया व ब्रुनेई में है। जावा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है जो अपने ज्वालामुखियों और वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।